खाने में हमारा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। खाना खाने में भी और खाना बनाने में भी। हमारी माताजी जो थी ना, वो बड़ी स्ट्रिक्ट थी इस बात में। बोलती हैं, क्या बावर्ची बनेगा? शेफ मतलब क्या होता है? बावर्ची तो होता है। सडनली एक ऐसा धक्का मिला कि 2 से 3 दिन तक मैं अपने कमरे से बाहर नहीं आ पाया। मैं रो रहा था, बिलख रहा था कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ मेरे साथ। मेरे दोस्त लोग बोल रहे हैं, कहाँ जाएगा, क्या करेगा। लोगों ने इतना तक बोला कि शेफ आप जहाँ घुस रहे हो वो एक अंधेरी गुफा है, दूर, बहुत दूर आपको शायद लाइट दिखेगी। क्या आप तैयार हो उस अंधेरी गुफा में जाने के लिए? खैर, तब से लेकर अब तक आज हमने 56 रेस्टोरेंट्स इस देश को और इस दुनिया को दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं शेफ अजय चोपड़ा और आपने मुझे कई सारे टीवी प्रोग्राम्स में, कई सारे रेस्टोरेंट्स के बिलबोर्ड्स पे और कई जगह देखा होगा। लेकिन आज हम वो बात करने जा रहे हैं जो आपने शायद नहीं देखी या नहीं सुनी, क्योंकि आज मैं अपनी लाइफ को आपके सामने एक ओपन बुक की तरह खोलने जा रहा हूं। इस ओपन बुक में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, कुछ अच्छाइयां, कुछ बुराइयां, कुछ कमियां, कुछ गलतियां। एक कहानी से शुरुआत करता हूं। कहानी नहीं है, मेरे जीवन की कहानी है। मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं आईआईटी जाऊं या आईआईएम जाऊं या लॉयर बनूं, क्योंकि उस समय 1990 की बात है, यही करियर ऑप्शंस होते थे। हर एक पेरेंट चाहता था कि मेरा बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बने। हमारे पेरेंट्स भी सही चाहते थे, लेकिन हमारी चाह और राह दोनों कुछ अलग थी। पढ़ाई हमसे ज़्यादा होती नहीं थी और मेहनत हम डट के कर लेते थे। अब इसका कॉम्बिनेशन हम ढूंढ रहे थे, कहीं पे मिल नहीं रहा था। 12वीं कक्षा में एक ऐसा प्रोग्राम देखा जहां पर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में क्लियरली बताया गया कि क्या है। आज से पहले मुझे पता ही नहीं था कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी एग्जिस्ट करती है। हाँ, ये जरूर पता था कि 5 स्टार होटल्स होते हैं, वहां पे क्या होता है, क्यों होता है, कुछ पता नहीं था। लेकिन उस प्रोग्राम ने काफी खुलासा कर दिया। इससे पहले कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं, कुछ 6-7 साल पुरानी बातें आपको और बता देता हूं कि खाने में हमारा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था। खाना खाने में भी और खाना बनाने में भी। और वो कहां से शुरू हुआ? वो शुरू हुआ जब मैं 9 साल का था। तो पहली बार अपनी माँ के लिए मैंने एक चाय का ग्लास बनाया। और चाय का ग्लास इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पंजाबी हूँ और पंजाब में चाय के कप नहीं, ग्लास पिए जाते हैं। और उस चाय के ग्लास ने मेरे जीवन में बहुत सारी चीज़ों को खोला। हुआ क्या, मम्मी बीमार थी। हर दिन शाम को मैं देखता था कि मम्मी चाय पीती हैं, लेकिन उस शाम को मम्मी ने चाय नहीं बनाई। जाके पूछा, मम्मी सब ठीक है? मम्मी ने कहा, बेटा बहुत बुखार है। और उस दिन वो पहली बार मैंने हिम्मत करके, जोड़ तोड़ करके एक चाय बनाई और वो चाय का ग्लास लेके गया उनके पास। वो देख के उनकी आंखों में आंसू आ गए। एक्चुअली आंसू इसलिए आ गए क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा 9 साल का बच्चा मेरा इतना ख्याल रखेगा। उस समय पर ये इमोशन क्या है, कैसे प्रोसेस की जाए, आई हैड नो आइडिया। लेकिन अब मैं उस चीज़ को जब सोचता हूँ, तो मुझे क्लियरली समझ में आता है कि खाना दिल के रिश्ते को जोड़ता है। और वहीं से कहीं न कहीं एक स्पार्क हो गया था दिल में कि भैया खाने से कुछ रिलेशन होना चाहिए। उसके बाद मैं जाता था कभी किसी ढाबे से दाल पिकअप करने या रोटी पिकअप करने या फिर वो चाइनीज़ की गाड़ियों से खाना लेने, तो मैं देखता था कि वो किस तरह से स्लाइसिंग चॉपिंग करते हैं, बहुत फ़ास्ट करते हैं। और मुझे लगा कि मुझे ये करना है। हालाँकि 7वीं, 8वीं, 9वीं कक्षा में अजय चोपड़ा जी पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ-साथ ये सब काम चल रहा है। कट टू क्लास 12th, जब ये प्रोग्राम देखा, अब ये 2 थॉट्स मिलने लगी कि हाँ यार, खाना बनाना तो अच्छा लगता है। अब यहाँ पे करियर भी बन सकता है खाना बनाने से। ये चीज़ समझने के बाद हमने आईएचएम का एग्ज़ाम दिया और आईएचएम के एग्ज़ाम में हो गए पास। और पास तो पास, लेकिन साथ में न्यूज़पेपर में आ गया रोल नंबर। अब पापा को दिखाया, पापा और कहीं पे सिलेक्शन नहीं हुआ, यहाँ सिलेक्शन हुआ है, क्या कहते हो? पापा ने कहा, बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी। लेकिन हमारी माताजी जो थी ना, वो बड़ी स्ट्रिक्ट थी इस बात में। बोलती हैं, क्या बावर्ची बनेगा? शेफ़ मतलब क्या होता है? बावर्ची तो होता है। बावर्ची, खानसामा, हलवाई, ये शब्दों से तेरे को लोग जानेंगे। मैंने कहा, मम्मी देखते हैं ना जाके क्या होता है। आगे क्या होगा किसे पता है। बट मेरी माँ ने अपनी वो ज़िद छोड़ी नहीं एंड शी वाज़ वेरी अपसेट। इनफैक्ट मेरी विदाई बहुत अच्छी नहीं थी घर से। लेकिन हम पहुँच गए आईएचएम में। और आईएचएम में पहुँचे तो वहाँ पर लगा कि भैया अब ये जो एटमॉस्फेयर है ये अच्छा है हमारे लिए। किचन में जब घुसे तो पता लगा कि यही एक ऐसी जगह है जहाँ पे सुकून मिलता है। एवरीथिंग अबाउट दैट प्लेस वाज़ इनसाइड मी। मुझे लगा कि मैं यहीं बिलॉन्ग करता हूँ। और जो अर्ली स्टेजेस थे उसमें हर चीज़ में मैं अव्वल आने लगा।
पढ़ाई में अभी भी थोड़ा पीछे था, अकाउंट्स, फ्रेंच वो सब पीछे थी, लेकिन कुकिंग में आई वाज़ गेटिंग गोल्ड मेडल्स आफ्टर गोल्ड मेडल्स एंड दैट शोड मी कि अजय चोपड़ा खाना बनाने की लाइफ में कुछ कर सकता है। इनफैक्ट मेरे टीचर्स मेरे पे भरोसा करते थे। वो सब कहते थे कि अच्छा शेफ़ बनेगा, लेकिन जैसे ही 3rd ईयर पास हुआ, फेलियर्स स्टार्ट हो गए। 3rd ईयर के बाद मेरा ड्रीम था कि मैं ओबरॉय का मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जॉइन करूँ। घर पे आया, नींद नहीं आई। थोड़ी-सी नींद लगी, उसमें ऐसा लगा कि अरे! इंटरव्यूअर अभी मेरे को बुलाएगा वापस और कहेगा तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। नहीं, नहीं हमारे से गलती हुई है। ये सारे थॉट्स मेरे दिमाग में चलते रहे, कई दिन तक चलते रहे, कई दिन तक मैं रोता रहा। बट फाइनली आई हैड टू फेस रियलिटी कि मेरा ओसीएलडी में सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसके बाद कोई जॉब नहीं लगी क्योंकि उस साल काफ़ी कम जॉब्स लग रही थी। 1998 वाज़ एक्चुअली अ ईयर ऑफ रिसेशन और रिसेशन की वजह से बहुत सारी जगहों पर जॉब्स नहीं थी। सो शेफ़ अजय चोपड़ा जो निकले थे एक बड़ा शेफ़ बनने, स्टार्ट किया एज़ अ प्रेप कुक इन टीजीआई फ्राइडेज़। प्रेप कुक का मतलब जानते हैं? प्रेप कुक का मतलब जो प्रिपरेशन करता है, जो कैबेज काटता है, जो प्याज़ काटता है, जो चीज़ स्लाइस काटता है, जो लेट्स साफ़ करता है, यही उसका काम है। अगले 6 महीने तक उस किचन में मैं सिर्फ़ यही कर रहा था और हर दिन अपने आप से यही पूछ रहा था कि क्या इसलिए मैंने गोल्ड मेडल जीता? क्या इसलिए मैं इतना शेफ़ बनने के पीछे पड़ा था? अगेन मेरे को वही बात याद आई कि नहीं, मैं ये चूज़ नहीं करूँगा, ये मेरी लाइफ़ नहीं हो सकती और इसीलिए मैं इंटरव्यू के लिए इधर-उधर, इधर-उधर सब जगह अप्लाई करता रहा और उसके बाद इंटरव्यू में अप्लाई करने का मतलब आप समझ रहे हैं कि मैं बहुत सारी छुट्टी भी मार रहा था यहाँ से, क्योंकि इंटरव्यू देने जाना है भैया, छुट्टी तो लेनी पड़ेगी और अब ऐसे कगार पे आ गया था कि एक और छुट्टी मतलब इस नौकरी से मुझे निकाल दिया जाएगा। वेल आप जानना चाहेंगे कि इस समय पर मेरी सैलरी क्या थी? सोचिए ₹3,240 जी हाँ, दैट इज़ व्हाट आई स्टार्टेड विद और वो ₹3,240 को खोने का डर जो है ना, वो बहुत बड़ा था क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ पे मेरे पिताजी की सैलरी ₹7,000 महीना थी आफ्टर ईयर्स ऑफ वर्किंग। उस समय 7,000 भी काफ़ी हुआ करते थे, लेकिन ₹3,240 भी काफ़ी होते थे और उस डर से कि मैं ये चूज़ करूँ या ये खो दूँ, आई हैड टू टेक अ चांस और उस शाम को मुझे एक कॉल आया, शाम को 5 बजे कि आपका इंटरव्यू फिक्स हुआ है सेसिल शिमला में। मैं दिल्ली में बैठा हूँ। मैंने कहा वेरी गुड, सेसिल शिमला ओबरॉय होटल मेरी ड्रीम है जाना, मेरे को वहाँ पे पहुँचना है। कब है इंटरव्यू? कल सुबह 9 बजे। वेल हाउ डू आई रीच एट 9 AM व्हेन आई एम सिटिंग इन दिल्ली एट 5 PM? शाम को 5 बजे मैंने दौड़ना भागना शुरू किया। किसी का कोट लिया, किसी के ट्राउज़र ली और हम बैठ गए बस पे शिमला जाने के लिए। उस समय दिसंबर का महीना था और ये दिमाग में आया ही नहीं क्योंकि दिल्ली में उस टाइम पे उतनी सर्दी नहीं हुई थी कि मेरे पास गर्म कपड़े नहीं हैं। बस में बैठ गए, जब शिमला पहुँचे तो कुड़कुड़ाते हुए पहुँचे सेसिल। वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाने से पहले तैयार होना था। अब इतने पैसे तो थे नहीं कि किसी होटल में जाके रूम लो और तैयार हो जाओ। तो सेसिल शिमला के बाजू में एक हॉस्पिटल है, एक क्रिश्चियन हॉस्पिटल है और मैं खुद एक क्रिश्चियन हूँ। तो मैंने जाके बोला कि मैं क्रिश्चियन हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सिर्फ़ नहाने के लिए एक जगह दे दें। तो उन्होंने बड़े स्वीटली एक बाथरूम का ऑर्गेनाइज़ किया और मैं नहाया, तैयार हुआ और इंटरव्यू देने पहुँच गया। इंटरव्यू देने पहुँचा तो एचआर मैनेजर कहते हैं, "आज आपका इंटरव्यू नहीं हो पाएगा, आई एम वेरी सॉरी क्योंकि मिस्टर ओबरॉय इज़ इन हाउस।" मैंने कहा, "सर अगर आपने मुझे आज हायर नहीं किया, तो मेरी वो वाली नौकरी चली जाएगी। तो अगर आप मेरे को आज ऑफर लेटर दे रहे हो, तो नो प्रॉब्लम, मैं रुक जाऊँगा 1 दिन। पर अगर ऑफर लेटर नहीं दे रहे, तो प्लीज़ मुझे जाना पड़ेगा वापस।" एंड ही सॉ समथिंग इन माय आईज़ दैट टाइम एंड ही सेड, "2 घंटे इंतज़ार करो, मैं आपका इंटरव्यू लूँगा।" मैं उन्हीं के रूम में बैठकर, उन्हीं की कुर्सी और टेबल पे बैठकर सो गया। पीछे से 2 घंटे बाद एक पैट, इंटरव्यू कर लें? तो इंटरव्यू शुरू हुआ, सिलेक्शन हो गया और वहाँ से ज़िंदगी परिवर्तन होनी शुरू हो गई। 1.5 साल तक एज़ अ कॉमी मैं ओबेरॉय होटल में काम किया। वहाँ पे फाउंडेशंस मेरी स्ट्रॉन्ग हुई, खाना बनाना मैंने सीखा। इनफैक्ट आपको ये मैं बता सकता हूँ कि मेरी बहुत सारी स्किल्स वीक थी। मुझे इंडियन खाने के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, वेस्टर्न खाने के बारे में नॉलेज नहीं थी, लेकिन वो 1.5 साल ने मुझे शेप किया और उसके बाद फाइनली मेरा जो ड्रीम था ओबेरॉय सेंटर ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट ओसीएलडी, उसमें मेरे को जो पहले साल एडमिशन नहीं मिला था, दूसरे साल कोर्स नहीं हुआ था, तीसरे साल फाइनली मैं इस इंटरव्यू के लिए रेडी हो रहा था। तीसरे साल जब मैं बैठा था इंटरव्यू देने, तो वो 40 मिनट का जो इंटरव्यू था, उसमें 20 मिनट सिर्फ मेरे से ये सवाल पूछे जा रहे थे कि तुम्हारा नाम तो अजय चोपड़ा है, तुम क्रिश्चियन कैसे लिख रहे हो?
तब मैंने उनको पूरी अपनी कहानी बताई कि किस तरीके से परमेश्वर यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदल दिया और मैंने यीशु को अपना जीवन का सरताज मान लिया। 20-25 मिनट के बाद उन्होंने और थोड़े सवाल पूछे और फिर मुझे कहा, "ठीक है, आप वेट करिए।" और वेट करने के बाद जब वो फाइनल रिजल्ट्स लेके आए, तो उन्होंने सिर्फ़ 5 नामों को बोला, उसमें मेरा नाम नहीं था। लेकिन 2 मिनट बाद वापस से शेफ़ आते हैं, बोलते हैं, "ओह! सॉरी, 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 एक नाम और है।" वो मेरा नाम था। एंड उस शाम को 6:30 बजे थे, मैं अपने घुटनों पे आ गया। मैंने कहा, परमेश्वर धन्यवाद कि आपने एक ऐसा गिफ्ट मुझे दे दिया जो मुझे हमेशा से चाहिए था। और वहाँ से फिर ग्रोथ होती गई। मैं जेडब्ल्यू मुंबई से लंदन चला गया। वहाँ पे मैं एक रेस्टोरेंट चेन का एग्ज़ीक्यूटिव शेफ़ बना, मिंट लीफ रेस्टोरेंट्स चेन का नाम था। और वहाँ पर 2.5 साल के करीबन काम करने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि हमें लंदन छोड़ना पड़ा। मेरी वाइफ़ को कुछ फ़िज़िकल कॉम्प्लिकेशंस हो गई जो वहाँ पे सॉल्व नहीं हो रही थी और उसके लिए हम वापस इंडिया आए। मेरी गोवा में जॉब लगी थी, गोवा मैरियट में एज़ एन एग्ज़ीक्यूटिव शेफ़ और हम वापस आ गए और जैसे ही वापस आए तो ऐसा लगा कि यार लंदन छोड़ के क्यों आ गए? मतलब एवरीथिंग वाज़ टेलिंग अस टू गो बैक। लेकिन 3 महीने के बाद एक ऐसी चीज़ होती है जो मेरी लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म कर देती है। एक फ़ोन कॉल आता है किचन के अंदर और मेरा जो किचन का कॉमी है, गंदे से कागज़ के ऊपर एक नाम और नंबर लिख के लाता है। बोलता है, "साहब आपके लिए फ़ोन आया है।" मैंने वो कागज़ को पढ़ा, उसमें कोई तो लिखा था प्रोडक्शन हाउस। मैंने अपनी मार्केटिंग वाली लेडी को फ़ोन किया, कहा कि किसी का फ़ोन है, जाके उससे आप प्लीज़ बात कर लीजिए। मार्केटिंग वाली 1 घंटे बाद भागते हुए आई, "शेफ़, मास्टर शेफ़ इंडिया इज़ हैपनिंग।" मैंने कहा, "तो हम क्या करें?" मैंने कहा, "शेफ़ आपको वो जज बनाना चाहते हैं।" मैंने कहा, "हाँ, ओके, 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 अब बात करते हैं।" तो एक्चुअली वो जज का कॉल नहीं था, वो एक कॉल था कि आपका ऑडिशन होने वाला है एज़ अ मास्टर शेफ़ जज। ऑडिशन हुआ, सिलेक्शन हुआ और मास्टर शेफ़ सीज़न 1 में हम जज बन गए। याद होगा आपको मास्टर शेफ़ सीज़न 1 में अक्षय कुमार, कुणाल कपूर और मैं जज थे। सीज़न 2 में भी मैं जज था, जहाँ पर विकास खन्ना जी आ गए थे, अक्षय कुमार जी चले गए थे और कुणाल, मैं और विकास बहुत अच्छी जोड़ी थी। इनफैक्ट सीज़न 2 कहते हैं सबसे बढ़िया मास्टर शेफ़ सीज़न था और उसके बाद सीज़न 3 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उससे पहले मुझे ये लगता था कि ये एक ऐसी गाय है जो हमेशा दूध देगी। मतलब ये जजशिप जो है ना मास्टर शेफ़ ऑस्ट्रेलिया को देखो 10 साल तक सेम जजेस। तो हमारे दिमाग में भी कहीं न कहीं आ गया था कि यार ये जजेस चेंज नहीं करेंगे। बट एक्चुअली में हर साल वो जज चेंज कर रहे थे। और जब ये जजशिप गई हाथ से, मास्टर शेफ़ का जो उपाधि है वो हाथ से गई, जब वो जो सारी ग्लोरी है, जो बहुत अच्छी लाइफ़स्टाइल जो हो गया था, वो जब हाथ से गई, तो सडनली एक ऐसा धक्का मिला कि 2 से 3 दिन तक मैं अपने कमरे से बाहर नहीं आ पाया। मैं रो रहा था, बिलख रहा था कि ये क्यों हुआ मेरे साथ? क्यों हुआ मेरे साथ? और उस समय परमेश्वर ने मुझे शेप करना शुरू किया। द ब्यूटी अबाउट गॉड इज़ दैट ही इज़ लाइक अ पॉटर। कहते हैं कि परमेश्वर एक कुम्हार की तरह है और हम उसके हाथों की क्रिएशन है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब एक कुम्हार एक पॉट को बनाता है, तो उसे कई बार तोड़ देता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो पॉट परफेक्ट बने। अब जब वो पॉट टूटता है, तो क्या वो पॉट रोता है? जी, बिल्कुल। क्या वो पॉट के पास अगर इमोशन होती तो क्या वो बता पाता था कि कितना पेनफुल है उसके लिए? जी, बिल्कुल। वही सेम चीज़ मेरे साथ भी हो रही थी, क्योंकि परमेश्वर इस समय मुझे तोड़ रहा था, कुछ नया बनाने के लिए, कुछ बेहतर बनाने के लिए। और जब वो टूटता है इंसान, तो वो समय सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आपको शायद ये बताने वाले लोग बहुत मिल जाएँगे कि कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा, कोई बात नहीं, कुछ और मिल जाएगा। लेकिन ये बात बताने वाला कोई नहीं होता कि ये जो तुम्हारे साथ हुआ है, ये तुम्हें एक नई डायरेक्शन देगा। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट हैपेंड इन दोज़ 3 डेज़। उन 3 दिनों में जब मैं कमरा बंद करके बैठा था, उस दिन के बाद मुझे एक नया उजाला मिला, एक नया थॉट मिला कि अब मुझे किसी भी एक चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होना है। मैं कभी भी एक चीज़ को लेके ये नहीं कह सकता कि दिस इज़ फॉर लाइफ़। तो इसलिए खोज शुरू हो गई कि अपने लाइफ़ के साथ करना क्या है? क्या मुझे हर टाइम सिर्फ़ एक एग्ज़ीक्यूटिव शेफ़ के नाम से जाना जाएगा? क्या मेरा नाम सिर्फ़ अजय चोपड़ा एग्ज़ीक्यूटिव शेफ़ एबीसी होटल के नाम से जाना जाएगा? या फिर मैं कुछ और करूँगा? वहाँ से मेरे दिमाग में एंटरप्रेन्योरशिप की जो थॉट थी, वो शुरू हो गई। ऐसा फायर अंदर से आने लगे कि नहीं, अपना कुछ करना है। लेकिन क्या करना है? आई हैड नो आइडिया। अब वहाँ से वो थॉट लेकर मैं आगे बढ़ता गया, जीवन चलता गया और 3 साल आगे बढ़े। इस बीच में शेफ़ संजीव कपूर से मुलाकात हुई और मैंने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ नोटिस करी। मैं होटल की लॉबी में खड़ा था उनको रिसीव करने के लिए और उनकी मर्सिडीज़ बेंज़ आती है और उस मर्सिडीज़ बेंज़ के पीछे एक शेफ़ कोट टंगा होता है। मैंने अपने आप से सवाल पूछा कि इस कंट्री में, इस देश में कितनी ऐसी मर्सिडीज़ बेंज़ हैं
जिनके पीछे शेफ कोट टंगा है? उस समय जवाब था एक, एंड दैट वाज शेफ संजीव कपूर, क्योंकि वही एक ऐसे शेफ हैं जिन्होंने इतना अपने आप को अकम्प्लिश किया टीवी के साथ और बाकी चीज़ों के साथ कि आज वो सिर्फ अच्छा पैसा नहीं कमा रहे थे, बहुत ज़्यादा शोहरत कमा रहे थे और बहुत ज़्यादा ग्रोथ देख रहे थे। एंड जब वो आए उस दिन मैंने सोच लिया था कि शेफ से कुछ पूछना है। मैं गया शेफ के पास, मैंने कहा, शेफ हाउ कैन आई बिकम यू? तो शेफ ने बोला, वाह! बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा पॉइंट पे आ गया। मैंने कहा, शेफ अब पूछना है तो पूछना है, तो सीधा पॉइंट पे ही आ जाते हैं। एंड दैट टाइम ही टोल्ड मी समथिंग व्हिच डिड नॉट डाइजेस्ट। वो बात हज़म ही नहीं हुई। उन्होंने कहा कि शेफ अजय चोपड़ा जो है बहुत फैंटास्टिक शेफ है। टीवी पे आता है, सब लोग उसको जानते हैं, लेकिन होटल में भी वो बहुत फैंटास्टिक शेफ है। इतना बुरा शेफ बन जाओ कि लोग तुम्हें कहें, ये कैसा शेफ है? एंड आई एम थिंकिंग टू माई सेल्फ, शेफ संजीव कपूर ये बात कह रहे हैं मेरे से? ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा, शेफ समझ नहीं आया, प्लीज़ थोड़ा खुलासा करके बताइए, हिंदी में बताइए। उन्होंने कहा कि भैया तुम अपनी जॉब से बहुत प्यार करते हो। तुम हर दिन आते हो प्रूव करने के लिए कि शेफ अजय चोपड़ा इज़ द बेस्ट, और उसी चक्कर में कंपनी जो है तुम्हें और बढ़ाती जाएगी। तुम कभी भी कंपनी को छोड़ोगे नहीं। दैट इज़ द टाइम आई गॉट द की कि अब क्या करना है। मतलब अपने आप से करना है, जो करना है अपने बलबूते पे करना है, और उस दिन से वो सर्च शुरू हो गई क्या करना है। 2014 में मैंने नौकरी छोड़ दी। कुछ नहीं था मेरे सामने। मेरे दोस्त लोग बोल रहे हैं कहाँ जाएगा, क्या करेगा? लोगों ने इतना तक बोला कि शेफ आप जहाँ घुस रहे हो वो एक अंधेरी गुफा है। दूर, बहुत दूर आपको शायद लाइट दिखेगी। क्या आप तैयार हो उस अंधेरी गुफा में जाने के लिए? क्योंकि एक्चुअली में मुझे कुछ नहीं पता था कि बिज़नेस क्या होता है। ना तो मैं बिज़नेस फैमिली से आता हूँ, ना मुझे बिज़नेस का एप्टीट्यूड है, ना मैंने एमबीए करा है, ना मैंने बिज़नेस स्टडीज़ करी है, मुझे कुछ नहीं पता था। सिर्फ़ ये पता था कि मैं और मेरी वाइफ़ और परमेश्वर, हम एक जोड़ी में हैं, और उस जोड़ी के साथ हम जो भी करेंगे, अच्छी मेहनत से और अच्छी शिद्दत से करेंगे और वो अच्छा हो जाएगा। तो हम घुसे और हमने एक कॉन्सेप्ट खोला, बरगंडी बॉक्स, जो कि एक्चुअली में इंडिया के लिए बहुत जल्दी था। 2016 में उस टाइप का कॉन्सेप्ट चलने लायक नहीं था। इनफ रिसर्च नहीं करी थी। 1 साल उसमें समय, पैसा, मेहनत सब बर्बाद करने के बाद उसे हमने बंद कर दिया। फिर हम सोच रहे हैं कि करें तो क्या करें? फिर सडनली परमेश्वर ने एक आइडिया दिया, और वो आइडिया ये था कि इंडिया में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स खुलते हैं, लेकिन जितने खुलते हैं उससे ज़्यादा बंद हो जाते हैं। तो वो क्या रीज़न है कि वो रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं? वो रीज़न ये है कि जो भी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं लोग, उनको ये तो पता है कि मुझे रेस्टोरेंट खोलना है, मेरे पास इतना पैसा है, रेस्टोरेंट का इंटीरियर अच्छा कर दूँगा, खाना अच्छा दे दूँगा और रेस्टोरेंट चल जाएगा। एक्चुअली दैट्स नॉट ट्रू। परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि अगर पिछले 15 साल को मैं देखूं, तो मैंने क्या सीखा है। मैंने ये सीखा है कि एक रेस्टोरेंट कैसा होता है। एक रेस्टोरेंट एक बच्चे की तरह होता है, जिसे पालना ज़रूरी है, पोसना ज़रूरी है, उसकी परवरिश करना ज़रूरी है, उस पे विश्वास करना ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि 4 साल के बच्चे को बोलेंगे चल बेटा मैराथन भाग। बच्चे को बड़ा होना पड़ेगा, तभी वो भाग पाएगा। और ये सारी चीज़ें जो हैं, एज़ अ बिज़नेसमैन हमने सीखी थी, पर उसे कभी हमने यूज़ नहीं किया था। तो अब ये समय था कि अब बैठ के इन सारे पॉइंट्स को लिखना शुरू करूँ कि एक अच्छा रेस्टोरेंट चलाने के लिए एक्चुअली में क्या चाहिए होता है? व्हाट इज़ दैट मेथड टू मैडनेस? और उसके बाद जो हमने स्क्रिप्ट लिखी, उसके बाद जब हमने सारे पॉइंटर्स को आगे लेके आए कि हाँ, दिस इज़ हाउ वन रेस्टोरेंट बिकम्स सक्सेसफुल, और हम उतरे मार्केट में विद कॉन्फिडेंस कि हाँ, ये तो हो जाएगा। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, कोई काम नहीं। मेरी बहुत बड़ी ईएमआई चल रही थी, मेरा घर ऑब्वियसली ईएमआई पे था उस टाइम पे। एज़ अ एग्ज़ीक्यूटिव शेफ़ आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाते हो। ख़ैर उस समय मैंने अपनी वाइफ़ से पूछा कि और कितने महीने ऐसा चल पाएगा? यानी कि कितना फंड बाकी है कि हम बिना कुछ कमाए सर्वाइव कर जाएँगे? एंड वाइफ़ ने बड़ी सीरियस लुक में मुझे देखा और कहा कि अजय 6 महीने से ऊपर चल नहीं पाएगा। और उस दिन मैंने घुटने टेके परमेश्वर के सामने और कहा कि परमेश्वर, तू रास्ता दिखा। और जैसे ही मैंने ये प्रार्थना ख़त्म करी, वो जो कुम्हार था, जो मेरे मिट्टी को तोड़ रहा था, अब वो एक ऐसे जगह पे पहुँचा दिया था उस चीज़ को कि वो थोड़ी-थोड़ी ब्यूटीफुल दिखनी शुरू हो गई थी। एंड आई हैड नो आइडिया व्हाट गॉड हैड इन प्लान। उस प्रार्थना के 1 हफ़्ते बाद हमें हमारी पहली रेस्टोरेंट की डील मिली, जहाँ पे हमने रेस्टोरेंट कंसल्टिंग करना था। उसके 2 हफ्ते बाद एक और रेस्टोरेंट, और देखते ही देखते 1 महीने बाद हम 4 रेस्टोरेंट की कंसल्टिंग साइन कर चुके थे और काम शुरू हो गया था। आई वाज़ वेरी एक्साइटेड और हर चीज़ को मैं करते जा रहा था। 2017 में हमने 6 रेस्टोरेंट खोले, 2018 में हमने 5 रेस्टोरेंट खोले,
2019 हमारा सबसे बेस्ट ईयर था जहां हमने 8 रेस्टोरेंट्स खोले। और ये रेस्टोरेंट्स ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में थे, कोई दुबई में था, कोई अबू धाबी में था, कोई मिनेसोटा में था, यानी कि यूएस तक हम लोग गए रेस्टोरेंट कंसल्टिंग करते हुए। और वहां पे करने के बाद 2019 में ऐसा लग रहा था कि हाँ, दिस इज ग्रेट, मजा आ रहा है। साथ साथ क्योंकि मैं टेलीविजन पे था, टेलीविजन प्रोग्राम साथ साथ चल रहे थे, तो यूट्यूब पे लोगों ने आना शुरू कर दिया था। मैं यूट्यूब पे अभी तक इसलिए नहीं आया था क्योंकि मेरे पास इतने फंड्स नहीं थे कि मैं यूट्यूब में इन्वेस्ट कर सकूं। पर 2019 तक हमारा थोड़ा फाइनेंशियल एबिलिटी हो गई थी कि हम यूट्यूब पे इन्वेस्ट कर सकते थे, और वहां पे मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। कुछ आइडिया नहीं था कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, बट ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही थी। रेस्टोरेंट कंसल्टिंग भी चल रही है, यूट्यूब पे शूट भी हो रहा है। तो मुझे लगा कि यूट्यूब पे वीडियो डालते जाओ, देखी जाएगी आगे। इट वॉज मोर लाइक एन बिजनेस इन्वेस्टमेंट, मैं करते जा रहा था। 2019 खत्म होते ही फरवरी 2020 में सबको याद होगा क्या हुआ, कोविड। और उस कोविड में सबसे पहले जो रोल से स्ट्राइक ऑफ हुआ वो है रेस्टोरेंट कंसल्टेंट, क्योंकि हम लोग एड ऑन्स थे। एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए एग्जीक्यूटिव शेफ जरूरी है, एक मैनेजर जरूरी है, लेकिन रेस्टोरेंट कंसल्टेंट का ज्ञान उस समय जरूरी नहीं है, क्योंकि उस समय बचाने का टाइम था। और हर जगह से हमें एक रिग्रेट लेटर मिलना शुरू हो गया। सिर्फ रिग्रेट लेटर ही नहीं, वहाँ की सारी पेमेंट भी रुक गई, और वो पेमेंट वॉज इन द ट्यून ऑफ 55 लैक्स। और वो लॉस झेलने की जो एबिलिटी थी शायद परमेश्वर नहीं दी, क्योंकि जो इंसान एक छोटे परिवार से आया है जहाँ पर पिताजी की सैलरी 7,000 रुपये थी, उस पर अगर 55 लाख रुपए का लॉस आ जाए तो आप बौखला जाएंगे, आप पागल हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने उस समय भी ताकत दी और ये दिमाग दिया कि डाइवर्सिफिकेशन का जो थॉट था, जो आइडिया था, वो 2019 में शुरू हो चुका था। अब कोविड के समय पर हमारे पास और कोई काम नहीं था, हम बैठे हुए सिर्फ वीडियोस बना रहे थे। कोविड शुरू होते ही एक आइडिया मेरी वाइफ को आया कि हम कुछ वेस्ट नहीं करेंगे, और वेस्ट नहीं करेंगे तो उस पे कुछ हम वीडियो बनाते हैं, कुछ नया टाइप का। और उसी दिन मुझे एक फ़ोन आता है एक ब्रांड से कि शेफ आपके साथ ना हमें कुछ वीडियोस बनाने हैं, लेकिन वो कुछ हट के होने चाहिए, कुछ अलग होने चाहिए। हमने ये वाला आइडिया दिया कि कुछ वेस्ट नहीं करेंगे, उनको बहुत पसंद आया। एंड दैट वेरी मोमेंट वी हैड साइंड अ डील फॉर 15 वीडियोस। और उस दिन से लेकर पूरे कोविड टाइम तक हमें पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ था, काम हमारे को आते जा रहा था। हम वहीं पे खड़े होकर अपनी डाइनिंग टेबल से शूट कर रहे थे, और वहीं डाइनिंग टेबल से शूट करके वही खा रहे थे, उसी को एडिट करवा के हम यूट्यूब पे भी डाल रहे थे। और धीरे धीरे 2 या 3 साल में हमने ये सीखा कि ये यूट्यूब का गेम है क्या। बहुत सारी दिक्कतों के बाद आज हम पहुंचे हैं ऑलमोस्ट 1 मिलियन पे। ये जो जर्नी है, इट हैज़ बीन सो टफ बट सो एनकरेजिंग, क्योंकि 7 साल लगे ज़ीरो से लेकर 1 मिलियन तक पहुंचने के लिए। लेकिन अगर कोविड के टाइम को देखा जाए तो इतना बड़ा लॉस हुआ था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी, घर हमारे नाम पे नहीं था। बट उसके बाद रेस्टोरेंट्स बढ़ने लगे, अच्छा करने लगे, यूट्यूब से भी रेवेन्यू आना शुरू हो गया, एंड हम लोग फाइनली अपने डेट से बाहर आ पाए। एंड दैट वाज अ टाइम वेयर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्टार्टेड टू हैपन। खैर, तब से लेकर अब तक आज हमने 56 रेस्टोरेंट्स इस देश को और इस दुनिया को दिए हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं, दुनिया के कोने-कोने में चल रहे हैं, और लोग जानते हैं कि हमने उन रेस्टोरेंट्स में क्या किया है। लोग जाते हैं और बहुत तारीफ़ करते हैं। एंड आई थिंक इन सब को कोलेट करते हुए मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि गॉड्स मर्सी हैज़ बीन अपॉन मी। मतलब मैं बहुत पहले डिस्ट्रॉय हो गया होता, क्योंकि जो चॉइसेस मैंने ली थी शायद वो चॉइसेस हमेशा गलत थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे तोड़ा, रीमेक किया, रीमोल्ड किया, और एक पॉटर की तरह, एक ब्यूटीफुल क्राफ्टेड पॉट की तरह बना दिया, जहाँ पर मैं आज आप लोगों को एक स्पेक्टिकल की तरह दिखता हूँ, लेकिन उसके पीछे की जो जर्नी थी वो ये थी। इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जोश टॉक्स को, क्योंकि ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर मैं अपने जीवन की कहानी तो आपको सुना पा रहा हूँ, लेकिन ये सुनाने के लिए ये मंच की आवश्यकता बहुत है। आई होप कि इस मंच के द्वारा आपके जीवन में कुछ चेंज आ जाए, कुछ बदलाव आ जाए। फाइनली ये कहूँगा कि कुम्हार से डरिए मत। डोंट गेट स्केयर्ड ऑफ द पॉटर, लेट द पॉटर शेप यू। इन दैट प्रोसेस ऑफ शेपिंग इट विल बी पेनफुल, वो शायद दर्दनाक होगा, बट एक बार जब आपका पॉट बन के तैयार हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी ब्यूटिफुल एंड दैट इज गोइंग टू बी अ स्पेक्टिकल। आई होप यू एंजॉयड माय टाइम। खाना खाना किसे अच्छा नहीं लगता। गरम गरम पकवान और उनसे आती
खुशबू, मन ललचा जाता है। और आज की टॉक है शेफ अजय चोपड़ा की, जिन्हें ना सिर्फ खाना खाना पसंद है बल्कि उसे बनाना भी पसंद है। तो उन्होंने इसी पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया। तो अगर आपके अंदर भी किसी काम के लिए कोई जुनून है, कोई पैशन है, तो उसे अपना प्रोफेशन जरूर बनाइए। आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इस कहानी को क्यूरेट डायरेक्ट मैंने किया है। मेरा नाम है सौम्या वाजपेयी। कैमरे के पीछे विशाल कपूर है। इस टॉक की एडिटिंग साजिद ने की है और इस टॉक को यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं राहुल। थैंक यू।